तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू की, कुछ जनरल नॉलेज से जुड़े क्वेश्चंस की, जो कि आपको हर एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इंडिया श्रीलंका, भारत और श्रीलंका जो है, आपको जानते होंगे ये अपना भारत है और ये नीचे श्रीलंका है। इनके बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो होता है, दो समुद्र हैं बड़े बड़े, दो समुद्र को ये दो लैंडमास बीच में आ रहे हैं। दो लैंडमास के बीच में से एक पतली सी जो वाटर बॉडी आती है, जो दो बड़े बड़े समुद्रों को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे जैसे यहाँ पे एक समुद्र है, यहाँ पे दूसरा समुद्र है, दो बड़े बड़े समुद्रों को कनेक्ट करेगी और दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को, जरूरी नहीं समुद्र, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी और दो बड़े बड़े लैंड मास, यानी कि जो जमीन है दो बड़ी बड़ी, उनको आपस में डिवाइड करती है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो आपको क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि जो इंडिया है और श्रीलंका है, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट आती है उसका नाम क्या है? ये ऑप्शन अपना पल्क स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो अगर आपने सोच लिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पल्क स्ट्रेट। जो इंडिया है, इधर आप देखेंगे ये हमारा इंडिया है मान लीजिए, और जैसे कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा नीचे श्रीलंका, किसी का भी मतलब श्रीलंका है। तो इधर आप देखेंगे, इधर क्या है? हमारा बे ऑफ बंगाल है और इधर ये इंडिया श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा समुद्र है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम पल्क बे, ठीक है, इसको पल्क की खाड़ी बोलते हैं। और इधर बीच में लैंडमास इंडिया के कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, मतलब बहुत पास में आ जाते हैं इंडिया श्रीलंका। उनके बीच में पतली सी वाटर बॉडी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? पल्क स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन और दूसरे क्या क्या है उनको भी समझेंगे, उनका भी क्या महत्व है। तो दूसरा ऑप्शन था मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो है, इंडोनेशिया और मलेशिया का जो लैंडमास है उनको आपस में डिवाइड करता है। जोड़ता किसे? जोड़ता है हमारा अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। और इधर क्या है? इधर है बेरिंग स्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन। बेरिंग स्ट्रेट जो है आपको पता हो, अलास्का और रसिया को आपस में डिवाइड करता है और किसको जॉइन करता है? बेरिंग सी को और चुस्की सी को, ठीक है। फिर आता है अपना बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है टर्की, देखो ये टर्की है, बहुत बड़ा टर्की है। उनमें से जो बीच में एक टर्की का डिवीजन आता है, टर्की देखो ये ज़्यादा हो गया तो इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो ये हमारा टर्की है, बड़ा सा टर्की है, उसको बीच में क्या है? इधर दो लैंडमास डिवाइड हो जाते हैं, छोटी सी पतली सी एक धार जाती है। तो उस धार को जो पतली सी जाती है उसको बोलते हैं क्या? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट। जो दोनों टर्की है, इधर भी टर्की है इधर भी टर्की है, इसलिए टर्की लिख दिया। और ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को आपस में डिवाइड करता है। तो एक तरफ सी ऑफ मारमारा, दूसरी तरफ ब्लैक सी होता है, तो उनको आपस में कनेक्ट करता है और टर्की के दो लैंडमास को आपस में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं क्या? बॉस्फोरस स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे गहरा जो है जगह है, उसका नाम बताना है आपको। तो एक है ऑप्शन मिलवाउकी डेप्थ, सुंदा डीप, डेनमान ग्लेशियर या फिर चैलेंजर डीप। तो आप कौन सा है आप सोच लीजिए, कमेंट में जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैलेंजर डीप आंसर है आपका, चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप के बारे में कुछ जानेंगे। चैलेंजर डीप हमारा है 11,034 मीटर गहरा और 36,201 फीट गहरा। अगर मीटर में देखें तो 11,034 यानी 11,034, अगर फीट में देखें 36,201, ठीक है। अब आप देखेंगे कहाँ पे ये मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच का क्या है? भाग है। मरीना ट्रेंच कहाँ है? मरीना ट्रेंच होती है मतलब एक पानी में ही अंदर ट्रेंच होती है, मतलब पानी की बॉडी होती है, उसको एक बड़ा सा समुद्र है, महासागर है, उसमें बीच में एक पानी की छोटी सी बॉडी होती है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रेंच। उसमें जो सबसे गहरा जो जगह है उसको बोलते हैं क्या? ट्रेंच। क्या होती है? गहरी चली जाती है, यानी कि जो बड़ा सा समुद्र है उसमें एक गहराई आ जाती है, समुद्र की लेवल है नीचे, गहराई आ जाएगी तो बोलेंगे ट्रेंच। जो प्रशांत महासागर, आप जानते हैं प्रशांत महासागर हमारी जो चाइना है, साउथ चाइना सी के बगल में क्या है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जो है मरीना ट्रेंच है। मरीना ट्रेंच में क्या है? चैलेंजर डीप है। मरीना ट्रेंच खुद में ही सबसे गहरी है, उसमें भी सबसे गहरा क्या है? चैलेंजर डीप है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? चैलेंजर डीप। अब आप देखेंगे, अब दूसरा ऑप्शन क्या था? मिलवाउकी डेप्थ, ये हमारा अगला ऑप्शन था। मिलवाउकी डेप्थ क्या है? ये अटलांटिक महासागर में, देखो ओवरऑल देखेंगे मतलब पूरी धरती पे, तो ओवरऑल क्या है? चैलेंजर डीप गहरा है। लेकिन अगर हम पूछें एक्सक्लूसिवली कि अटलांटिक महासागर हमारा है, अटलांटिक महासागर में सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर में सबसे गहरी जगह क्या है? मिलवाउकी डेप्थ। अगर मैं सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना, और इधर दी है स्पेलिंग, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये कितनी गहरी है? 8,380। ये कितनी है? 11,034 और 8,380 और 27,493 फीट गहरी है। ठीक है, अगर आप मीटर में देखें 8,380 8,380 और अगर फीट में देखें 27,493। और ये कहाँ पे है? इसमें भी ट्रेंच आएगी क्योंकि गहरी होती है तो वो ट्रेंच आती है। देखो कभी भी समुद्र कहीं गहरा ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेंच। तो ये भी किसी ट्रेंच में होगा। हाँ है ट्रेंच में। किस वाली में है? इसको भी आप खुद ही पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो अगर देखें आप, ये तो होगी अटलांटिक महासागर। फिर हम देखें कि हमारा प्यारा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सबसे गहरी जगह कौन है? हिंद महासागर में सबसे गहरी जगह है सुंडा द्वीप। अगर ये भी सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ आप पढ़ लेना, लिखिए स्पेलिंग SUNDADEEP। ठीक है, और ये कितनी गहरी है? 7,450 मीटर या फिर 24,442 फीट। अब ये भी ट्रेंच में होगी क्योंकि समुद्र में गहरी आएगी तो ट्रेंच आएगी। ट्रेंच आएगी तो ट्रेंच का है जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच में है। ये क्या है? संडा द्वीप। फिर आएगा, अगर हम पूछें कि चलो ये तो होगी समुद्र की बात, अब हम समुद्र की बात नहीं कर रहे, हम करेंगे ज़मीन की बात। तो ज़मीन पे सबसे गहरी जगह बतानी है। तो ज़मीन पे सबसे गहरी जगह कहाँ है? डेनमान ग्लेशियर। ये है नई खोज है हमारी 2019 की। ये कहाँ है? ज़मीन की सबसे गहरी। कहाँ? 3.5 किलोमीटर गहरी। समझ सकते हैं आप, 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ। ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका जानते होंगे, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो है बर्फ़ से ढका हुआ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे गहरा है जो जगह डेनमान ग्लेशियर, जो पृथ्वी की सतह की सबसे गहरी। और ओवरऑल पृथ्वी की बात करें तो हमारी क्या है? चैलेंजर डीप है। ठीक है, और अगर केवल लैंड मास की बात करें तो हमारा डेनमान ग्लेशियर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखेंगे, आपको बताना है कि नेम द कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल थ्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो हमारी जो कॉन्टिनेंट हैं बहुत सारे, मतलब उन कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट केवल ऐसा है जिससे कि 3 लाइनें, जो हमारी इंपॉर्टेंट 3 लाइनें होती हैं, आप जानते हैं लेटीट्यूड वाली होती हैं लाइनें। तो जो 3 लाइनें हमारी कौन सी? लेटीट्यूड की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। इन तीनों लाइनों को, ये तीनों लाइनें जिस भी कॉन्टिनेंट से पास होती हैं उसका आपको क्या बताना है? नाम बताना है। ऑप्शन क्या दिए? साउथ अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या फिर एशिया हो सकता है। जो भी हो सकता है उसको आपको बताना है। कौन सा हो सकता है आप बताइए। तो कौन सा है? अफ्रीका है। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका हमारा ये कॉन्टिनेंट है, ऐसे कि जो ये कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका है, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अपना इक्वेटर, तीनों जो पास होती हैं, एक ही केवल कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है जो है क्या? अफ्रीका। और अफ्रीका के अलावा ऑप्शन क्या थी? साउथ अमेरिका। तो आप पूछेंगे साउथ अमेरिका से क्या पास होता है? फिर साउथ अमेरिका से केवल 2 पास होती हैं, क्या? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और अपनी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया से क्या पास होता है? ऑस्ट्रेलिया से मात्र 1 पास होती है 3 में से, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एशिया से 2 पास होती हैं, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर। ठीक है, केवल अफ्रीका है जिससे क्या? तीनों पास होती हैं। और भी कॉन्टिनेंट है ना तो अंटार्कटिका से, ना अपने नॉर्थ अमेरिका से, किसी से भी क्या? तीनों रेखाएं ये आप एक साथ पास नहीं होती। ठीक है, फिर देखेंगे हम। तो हमारी जो सती प्रथा थी भारत की, तो सती प्रथा को आपको पता होगा अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया था। तो सती प्रथा को जो ख़त्म किया था अंग्रेजों ने, उस समय पर किसका कार्यकाल था? यानी कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल था, ये आपको बताना है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का था? आपको इसमें से बताना है। अगर आपने सोच लिया है चलिए देखते हैं। तो हमारा कार्यकाल किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। कब? 1829 में। और जब इसको सती प्रथा को हटाया गया था तो किसने बोला था, मतलब किसकी वजह से, मतलब जो हमारे समाज सुधारक थे उनमें से कौन था? राजा राम मोहन राय। उनने सती प्रथा को हटाने का सपोर्ट किया था, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटाया था। अब हम देखें अगले जो ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन था हमारा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था? एल्बर्ट बिल आया था। आपको पता होगा एल्बर्ट बिल क्या था? एल्बर्ट बिल क्या था? एल्बर्ट बिल में जो हमारे भारतीय जो जज थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि भारतीयों के साथ साथ जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको भी सजा सुना सकते हैं। तो ये एल्बर्ट बिल था जिसका बहुत विरोध किया था अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हमें जो हुआ था हमारे भारत में, उसमें जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट था उसको लाया गया था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उनके कार्यकाल में क्या हुआ था? उनके कार्यकाल में रॉलेट एक्ट का आपको पता होगा, जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ था उस टाइम पे ही रॉलेट एक्ट लाया गया था। और रॉलेट एक्ट के साथ ही जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही किया गया था।
और अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कि जो अगस्त ऑफर था, ये भी अंग्रेजों के कार्यकाल में अगस्त ऑफर लाया गया था। अगस्त ऑफर में क्या किया गया था, अगस्त ऑफर में क्या उसका जो उद्देश्य था लाने का, तो वो देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, या फिर भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, या फिर भारत में पार्लियामेंट यानी कि जो विधानसभा हैं उन वो विधानसभा कह रहा हूँ मैं, संसद का स्थापना की जाए, या फिर चौथा ऑप्शन आपका है कि इसमें क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करने का ऑफर था। तो अगर आपने सोच लिया है तो चलो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया था, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, अगस्त ऑफर में। अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। देखो अगस्त प्रस्ताव को अगर देखें तो 8 अगस्त 1940 का प्रस्ताव था, और इसमें वाइसरॉय कौन थे, ये आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और इन्हीं वाइसरॉय के नाम पे, उन्हीं वाइसरॉय के नाम पे ये ऑफर का नाम भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। फेल ड्यू टू डिफरेंस, यानी कि इसको अगस्त प्रस्ताव लाया तो गया था लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, ये फेल कर गया था। फेल क्यों किया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं उनमें आपस में मतभेद हो गया था, इसलिए फेल कर गया। अगला देखते हैं। तो जो जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट आपको जानते होंगे, जो हमारी संसद की है, संसद की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, उसको कौन प्रिसाइड करता है, यानी कि उसमें बोलता कौन है, यानी कि उस कौन प्रिसाइड ओवर करता है। हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, पूरा कर लें, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। चलो देखते हैं कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। अब आगे देखें इसके बारे में कुछ जानकारी। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा जो इकट्ठी बैठती हैं उसको बोलते हैं क्या, जॉइंट सिटिंग। इसमें क्यों बुलाई जाती है, जब कभी प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा है, जैसे कि राज्यसभा ने पास नहीं किया, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं कर रही है, डिले करती आ रही है, तो क्या करेंगे, जॉइंट सिटिंग बैठा लेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के सलाह देते हैं जॉइंट सिटिंग बुलाने की, और प्रेसिडेंट जो है बुला सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट बुलाता है तब क्या करते हैं, तब अपना स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड ओवर करता है। लेकिन अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारा है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है। अगर वो भी नहीं है फिर क्या करेंगे, तो राज्यसभा का चेयरमैन भी कर सकता है। अगर वो भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन भी कर सकता है। अगर वो भी नहीं तो क्या करेंगे, तो जो हमारे जो हैं एमपी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक सदस्य खुद चुन लेंगे और वो इसको प्रिसाइड करेगा। अब आप ये नहीं कह सकते वो भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे मेंबर हैं उनमें से कोई ना कोई तो कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, क्या ये नेटवर्क ऑफ वाटरवेज है, ये नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे है, या नेटवर्क ऑफ स्टेट हाईवे है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे है। कनेक्ट किसे करता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को आपस में कनेक्ट करता है। और क्या बताएं इसमें, और इसमें बताने लायक ये है कि इसका जो कनेक्शन है जो क्यों बनाया गया है, जो बड़े बड़े हमारे सेंटर हैं जैसे इंडस्ट्रियल हब है मुंबई, चेन्नई, ठीक है, एग्रीकल्चरल हब है उनके बीच में आते हैं, और कल्चरल सेंटर बहुत सारे उनके बीच में पड़ते हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज लाया गया था। और ये कितना लंबा है, 5846 किलोमीटर की सड़कें हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नेशन हैज, मतलब एक राष्ट्र है जिसने कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन बनाने का जो है क्लेम कर दिया, मतलब हम ये कह रहा है कि हमने कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन बना ली है। तो कौन सा राष्ट्र है, अमेरिका ने बना ली है, ब्रिटेन ने बना ली है, रसिया ने बना ली है, या फिर चाइना ने बना ली है। तो आप बताएंगे, हम बताएंगे। देखो किसने बनाई है, रूस ने क्लेम किया है कि हमने कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन बना ली, जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5। आपको पता होगा स्पुतनिक क्या है, स्पुतनिक 1 क्या था, स्पुतनिक 1 था जो रूस ने, यानी कि पूरे संसार में सबसे पहले रूस ने क्या किया था, कोल्ड वॉर के टाइम पे सबसे पहले वो भेज दिया था स्पेसक्राफ्ट, जो भेजा था उसका नाम इसने क्या रखा था, इसने रखा था स्पुतनिक 1। और उसी की तर्ज में बताया कि आज भी आप जानते होंगे लगभग कोल्ड वॉर सही चल रहा है इंडिया, वो अमेरिका और चाइना के बीच में। तो रूस ने बोला है कि टेंशन मत लो, अभी हम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हम जिंदा हैं, हम अभी स्पुतनिक 1 बनाया था, अब हम स्पुतनिक 5 बना रहे हैं। तो इस तरह से समझ जाइए आप। अंडमान निकोबार सबमरीन केबल प्रोजेक्ट जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले क्या किया है, ये इनॉग्रेट किया है। तो इसमें आप बताना है आपको, ये मेनलैंड इंडिया से पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से।
तो जो मेनलैंड इंडिया में किस शहर से कनेक्ट करता है ये पोर्ट ब्लेयर को? चेन्नई से कनेक्ट करता है, विशाखापट्टनम से कनेक्ट करता है, कोलकाता से कनेक्ट करता है, या फिर मुंबई से कनेक्ट करता है? ये आपको बताना है। तो आप सोच लेंगे, हम बताएंगे। चेन्नई को क्या करता है? पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करता है। तो आपको पता होगा पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, कब किया था? 10 अगस्त 2020 को किया था। स्टार्ट कब किया था? 30 दिसंबर 2018 को। और इसको कौन बना रहा है? बीएसएनएल बना रहा है। 2312 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के नीचे से बिछाई जा रही है। इसको बोलते हैं क्या? अंडमान एंड निकोबार सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, बीजिंग में है, द हेग में है, या फिर सिंगापुर में है? कहाँ पे आप बताएंगे? तो हम बताते हैं, यह है द हेग में। द हेग में कहाँ पे? द हेग अपनी नीदरलैंड है, नीदरलैंड में। आप ये मत सोच लेना द हेग में, द हेग नीदरलैंड की राजधानी नहीं है। नीदरलैंड की राजधानी है क्या? एम्स्टर्डम। और ये यूरोप की कंट्री है। इसमें 123 मेंबर हैं। किसमें? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्ट, नहीं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इसमें आपको याद रखने वाली बात है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और तो और यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है। तो आप क्या याद रखेंगे? ये इसके मेंबर नहीं है। 123 मेंबर है, 1 2 3। और ये कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड, यूरोप में। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इसी टाइम पे कल भी हम 10 क्वेश्चन डालेंगे और डालते रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।